हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनितान क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ टॉपिक, जो कि यहाँ से 5 से 6 नंबर आप लेके जाने ही वाले हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए अपना क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशम कीट भोजन हेतु निर्भर रहता है कीटों पर, सहतूत की पत्तियों पर, घास पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपनी जवाब दीजिए कि जो रेशम कीट है वो भोजन हेतु निर्भर रहता है किस पर। तो आपका राइट आंसर है सहतूत की पत्तियों पर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह सूक्ष्मजीवी जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करता है। वह सूक्ष्मजीवी जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करता है। आपके ऑप्शंस हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल। तो बताइए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच के बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है जीवाणु। ठीक है, वह सूक्ष्मजीव जो नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका अदा करते हैं वो क्या है, जीवाणु है। नेक्स्ट देखते हैं कि भंडार गृह में संग्रहित आलुओं के जो पार्श्विक कलियों का अंकुरण रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए। देखिए आपके ऑप्शंस हैं मैलिक हाइड्राजाइड का, इंडोल एसिटिक अम्ल का, साइटोकानिन का, जिब्रेलिन का। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो आपका सही जवाब है इंडोल एसिटिक अम्ल का। मतलब जो भंडार गृह में जो संग्रहित आलू रखे जाते हैं उनमें जो कलियां अंकुरण ना हो पाए, इसलिए उसमें क्या किए जाते हैं, इंडोल एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए हरित क्रांति भी आपके लिए एक टॉपिक ऑलरेडी रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन के बाद हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर उठते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। ये तो आपको पता ही होगा, अपने 12 में पढ़ाई होगा। आपके ऑप्शन हैं नॉर्मन बोरलॉग, जेसी बोस, एस भटनागर, वी.आर. राव। तो बताइए तो आपका राइट आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्मन बोरलॉग। ये क्या है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं कि सबसे प्राचीन संवहनी पौधा जो सजीव है कौन कौन है। भूरा शैवाल है, या मॉस है, या फर्न है, या साइकस है। तो आपका राइट आंसर आता है फर्न। जो आपका फर्न है सबसे प्राचीन और संवहनी पौधा है जो कि सजीव भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 14 देखते हैं कि प्याज की जो तीखी गंध होती है वो किसके कारण। ये तो आपको तो पक्का मुझे पता है, आपको पता ही होगा। सल्फर यौगिक, टैनिन्स यौगिक, नहीं टैनिन्स, कैल्शियम लवण और फिनॉल। तो जवाब दीजिए। तो 14 का होगा सल्फर यौगिक। 14वां का क्या हो जाएगा, ए। जो आपका सल्फर यौगिक है ये आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। फिर से देखते हैं कि क्या है कि बहुत से फलों और वनस्पतियों की ताज़ी कटी हुई सतह काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है। क्या आपके ऑप्शन देखिए क्यों है कि उनके ऊपर वायुमंडल की धूल जम जाती है, उनके ऊपर गंदा चाकू लोहे के कुछ अवशेष छोड़ता है, चाकू से लोहे की उपस्थित टैनिक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तो आपका राइट आंसर है कि चाकू से जो लोहे की उपस्थित जो टैनिक अम्ल होता है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताया गया है चिपको आंदोलन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे हैं कि चिपको आंदोलन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार जैसे बनाते हैं बना लीजिए, मुझे नहीं आ रहा, बट इतना जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, आपके ऑप्शंस देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोच के बताइए। 16 नंबर का बी, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर देखिए कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, पनीर के उत्पादन में, दही के उत्पादन में, या एथाइल अल्कोहल के उत्पादन में। 17 का आंसर देते चलिएगा। तो आपका जो राइट आंसर है क्या है, 17 का डी,
इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में। यह आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया कि सिरके के खट्टे स्वाद का कारण है। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए कि सिरके के खट्टे स्वाद का क्या कारण है। अब क्या ऑप्शंस हैं, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपको खुद पता है कि एसिटिक अम्ल। आपको लग रहा है कितने इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यही क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एग्जामिनर को या फिर जो एग्ज़ाम उसको करा रहे सबको पता है कि 12 का लेवल क्या है। और कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें समय कम, दिमाग ज़्यादा लगता है और जो हमारे दैनिक लाइफ से अक्सर ज़्यादा जुड़ा होता है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि नमक मिला अचार जीवाणुओं के द्वारा नष्ट क्यों नहीं हो पाता। आप क्या ऑप्शन देखिए, जीवाणु हानि रहित होते हैं, जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जीवाणु अचार को सूखने नहीं देते हैं। देखिए ये भी आपके दैनिक जीवन से जुड़ा है। तो आपका जवाब क्या है, आप सोचिए, खुद बताइए। 19 का सी एकदम करेक्ट जवाब कि नमक मिला अचार जीवाणुओं के द्वारा नष्ट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जीवाणुओं की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। जीवाणुओं की वृद्धि क्या होती है दोस्तों, वो रुक जाती है। अब चलते हैं, आपका ये जो सी है आपका सही हो जाएगा। 19 का सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि 20 का पास्चुराइजेशन वह विधि है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, पास्चुराइजेशन वह विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। ए 60 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक, बी 63 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, या 72 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक। तो आप अपना जवाब सामने रखते हैं, तो क्या राइट आंसर आता है, 20 का आता है आपका सी 63 डिग्री सेल्सियस पर, वो भी 30 मिनट तक। दोस्तों 30 मिनट तक हमें क्या करना है, 63 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है, दूध को गर्म करना है, तभी वो पास्चुराइजेशन की विधि में आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जोजोबा। यहाँ पे देख कुछ लाइनें चल गई हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर अभी चलते हैं तो देखते हैं 21 क्वेश्चन है कि जोजोबा से प्राप्त होने वाला तेल किसके स्थान पर प्रयोग होता है। जोजोबा, ध्यान दीजिएगा, जोजोबा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं कि सरसों के तेल से, नारियल के तेल से, स्पर्म व्हेल तेल के, तिल के तेल के, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है स्पर्म व्हेल तेल के। जो जोजोबा से प्राप्त होने वाला तेल है वो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो वो स्पर्म व्हेल तेल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो 21 का सी आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक होता है। राइजोबियम मेलिलोटाई, एजोला पिन्नेटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस मेगाथीरियम। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या है, बी एजोला पिन्नेटा। नाम गजब का है, एजोला पिन्नेटा। ये क्या है, चावल के लिए सर्वश्रेष्ठ जैव उर्वरक होता है। अब आगे देखिए, मधुमक्खी में नर पैदा होते हैं, कैसे होते हैं, अनिषेचित अंडों से, निषेचित अंडों से, कम खाने वाले लार्वा से, रॉयल जेली खाने वाले लार्वा से। तो ये देखिए 23 का आपका राइट आंसर है ए, अनिषेचित अंडों से नर पैदा होते हैं। अनिषेचित अंडों से क्या पैदा होते हैं, नर पैदा होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 23 के बाद आता है आपका 24, मोतियों का निर्माण किस जंतु से होता है। मोतियों का निर्माण किस जंतु से होता है बताइए। आपके ऑप्शन है घोंघा से, सीपियों से, मछलियों से, कीट से। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सीपियों से। सबको पता है समुद्र के किनारे सीपियों से मोतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए 25 देखिए, सिल्क ग्रंथि का स्राव एक अत्यंत छोटे छिद्र से बाहर आता है। यह छिद्र होता है द्वितीयक मैक्सिला के पदांश में, प्रथम मैक्सिला के अंतिम पादांश में, मैंडिविल में, प्रस्थीवा में, अधोग्रसनी के अग्रभाग पर।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है बताइए सोच के। 25 का आपका राइट आंसर है डी, अधोग्रसनी के अग्रभाग पर। यह आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुधार पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय हैं? आपके ऑप्शन खुर एवं मुख रोग, एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। तो आपका एकदम राइट आंसर क्या है? 26 का आपका ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इतना जान लीजिए कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि दुधारू पशु में तो सब बीमारियां होती हैं, खुर एवं मुख रोग भी होते हैं, एंथ्रैक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है, काउपॉक्स। तो इसमें अपने चारों आंसर सही हैं। इसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, इसमें एक होना चाहिए था कि उपयुक्त में सभी। तो आपका 26 का ये चारों आपके ऑप्शन चारों सही हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे कोड दिया गया है, तो देखिए डी नंबर ये सभी, तो आपका ये सभी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं 27 के नंबर पे। क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। सही है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे कि नगदी एवं खाद्य सस्यों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक ही खेती में उगाना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोच बताइए। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती की कैसी व्यवस्था है? मुख्य व्यवस्था है। ठीक है, तो आपका 27 का सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। कौन सा है जिम्मेदार बैक्टीरिया? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? 28 का बी, राइजोबियम जैपोनिकम। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। शायद अपना क्वेश्चन तो इसी पे ख़त्म होता है। हाँ, आपके लिए जो मैंने कहा था कि कुछ कृषि क्रांतियाँ लेके आए हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारत की कृषि क्रांतियाँ। ये मतलब इसमें समझिए कि एक क्रांति आपका पूछा ही जाएगा, खास करके मान लीजिए आपका हरित क्रांति पूछा ही जाता है, और इम्पोर्टेंट इसमें आपका नीली क्रांति भी है। मतलब जितनी भी क्रांतियां हैं, नीचे के तो कुछ कम है, लेकिन ऊपर से जो 4-5 क्रांतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये संबंधित किससे हैं, और 100% श्योर है कि ये आपका 2 से 4 नंबर लेके ही आता है। मतलब 2 नंबर तो फिक्स है, एक क्वेश्चन में पक्का आता है कि हरित क्रांति या श्वेत क्रांति, इसलिए इसको बार पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है आपका? तो हरित केंद्र आपका खाद्यान्न से संबंधित है, गेहूं से, धान से उत्पादन की। ठीक है, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भूरी धूसर क्रांति जो है वो भी आपका उर्वरक क्रांति से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर के उत्पादन से। मांस के भी उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति, और टमाटर उत्पादन से, क्योंकि दोनों लाल रंग के होते हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी जिसमें फल का उत्पादन होता हो। गुलाबी क्रांति तो झींगा उत्पादन से, ऐसे करके। और रजत क्रांति आपका अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से है। पीली क्रांति भी आपका तिलहन तेल उत्पादन से है। गोल क्रांति आपका आलू क्रांति से है। ब्राउन ब्लैक क्रांति वैकल्पिक हो जाती है। इसमें कुछ ट्रिक्स आ भी, जैसे कि लाल क्रांति से टमाटर मांस, लाल रंग का, हरे रंग का, मतलब इस तरीके से हम इसे याद कर सकती हैं। तो आप एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप इसे रिपीट कर सके बाद में। मैं इसे ऊपर की जो साइन है मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर चलते हैं एक बार और कुछ टॉपिक से, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी टॉपिक यहाँ पे रखे गए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो ऑप्शनल आपको पढ़ाया जाए या नहीं, बट आपको इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हुई हैं सबके बारे में आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ और है, जंतुओं के कुछ रोग के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया गया, जो कि अभी फिक्स है। इतना जान लीजिए, बायोलॉजी का जो एंट्रेंस है, यहाँ तक कि जीके में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यार। ठीक है, तो आपका डबल पॉइंट होने वाला है। तो आप एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि पॉक्स रोग,
पॉक्स रोग से कौन कौन से जंतु प्रभावित होते हैं, तो पशु होते हैं अक्सर पॉक्स रोग से। पॉक्स पशु, याद करने का अच्छा तरीका है, पॉक्स पशु। और इसमें क्या आते हैं, भेड़ आता है आपका, बकरी आता है। और एक रोगाणु कौन से होते हैं, विषाणु होते हैं। ऐसे 6 रोग में भी देखिए पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, इसमें भी जीवाणु होते हैं। और देखिए रेंडर पेस्ट, इसमें भी प्रभावित जंतु हैं, पशु, पेड़, बकरी, इसमें देखिए विषाणु होता है, ठीक है। और आपका जो एंथ्रेक्स है, इसमें भी पशु, भेड़, बकरी आते हैं, जीवाणु है रोग। और मुंह पका पैर पका, ये तो बहुत पुराना आपने सुना होगा, मुंह पका पैर पका, ये भी आपको पशुओं में होता है, सूअर में होता है, ठीक है। मतलब पशुओं में अक्सर ये सब होता है। और इसमें रोगाणु आपके कौन से होते हैं, विषाणु। ऐसे पूछ सकता है कि मुंह पका में कौन से होते हैं, विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कौन सा रोगाणु होता है, तो आपको बताना होगा कि मुंह पका पैर पका में विषाणु होते हैं। ये किससे होता है, तो पशुओं में होता है। ऐसे करके इसे पढ़ाई करेंगे हम लोग, ऐसे करके हमारे क्वेश्चन में सब पूछे भी जाएंगे। न्यूमोनिया किस में होता है, पशु में। यहाँ पे केवल जंतुओं के रोग के बारे में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पशुओं के बारे में खास करके। तो यहाँ पे देखिए न्यूमोनिया भी पशु में होता है। इसके कौन से रोगाणु होते हैं, तो जीवाणु इसमें होते हैं। ऐसे है मैस्टिटिस, ये आपका गाय में होता है, खास करके सभी पशुओं में नहीं होता, गाय में केवल होता है। और इसमें कौन होता है, तो बताइए, तो आपका जीवाणु होता है। ऐसे है टिक फीवर। टिक फीवर में हम देखते हैं कि प्रभावित जंतु कौन है, तो आपका भैंस है और सब पशु आती है, लेकिन खास करके भैंस में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें जो रोगाणु आपका जो है प्रोटोजोआ है। ऐसे है कॉक्सीडियोसिस, इसमें आपका भेड़ में को भी होता है, पशुओं को भी, मुर्गी को भी। और इसमें कौन संबंधित है, जीवाणु में होता है। तो जितने आज के क्वेश्चन कराए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैंने कहा था कि हरित क्रांति के बारे में भी कुछ इसमें दिया गया, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरित क्रांति के बारे में एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि हरित क्रांति, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें समझिए कि इसमें से ये बहुत पूछा जाता है। देखिए जो N.E. बोरलॉग है, ध्यान दीजिए, जो N.E. बोरलॉग है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कहेंगे N.E. बोरलॉग। कौन, N.E. बोरलॉग है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हरित क्रांति कौन है, तो आपका M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि यार विश्व का पूछा गया था, हम कहाँ का याद करके कहाँ का लिख के लेके आए। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और ऐसे ऊपर का देखते हैं, आप इसी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए यार, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी खाली में एक बार दोबारा देख लेंगे, या फिर आप दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर दिया गया है कि अनाज वाली फसलों, मुख्यतः गेहूं के उत्पादन में संकर प्रजातियों, उर्वरक एवं नई कृषि तकनीक के उपयोग के फलस्वरूप बहुत तीव्र वृद्धि हुई। 1950 से देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कब से कब तक शुरू हुआ, तो 1950 से 1960 के मध्य खाद्य उत्पाद में यह वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। और आपको बता दें कि भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, M.S. स्वामीनाथन है। और पूरे विश्व की हरित क्रांति जनक कौन है, आपका N.E. बोरलॉग महाशय जी हैं। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब कोई भी इसमें कुछ दिक्कतें हों या फिर कुछ मुझसे गलती हुई हो, गलती तो हो नहीं सकती, अगर हुई हो तो आप क्षमा करिएगा और बताइएगा हमें कमेंट में कि हमसे गलती क्या हुई है, फिर जिससे कि मैं सुधार करके अगली बार क्वेश्चन ला सकूं और अच्छा। बट इतना जान लीजिए सब सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और कई बार कई एग्ज़ाम में, जैसे कि खास करके जो 12 के बाद एंट्रेंस होती है उसमें पूछे जाते हैं, और खास करके TD कॉलेज का ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपसे मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।